तो देखो आप लोग ऑलरेडी जितना कर चुके हो टेस्ट, जहां तक आप लोगों ने फ्राइडे को कर लिया था, सैटरडे को कर लिया था, वहां तक ही आएगा। जो आज टॉपिक होगा वो टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी टॉपिक बता चुका हूँ ना सारे टेस्ट के। यस सर। हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप सबको क्लियर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या मैं उम्मीद करूं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, कई किताबों में इसके अंदर बड़े अच्छे से डिफरेंस दिया गया है एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। कई किताबों में बड़ा अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है इसके ऊपर, वो आप पढ़ सकते हो। अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा वहां से सारा। ठीक है, बाकी मैंने आपको जितना मैं क्लियर कर सकता था मैंने आपको अपनी तरफ से क्लियर किया है सारा। ठीक है भाई, इनको रीड ही मारना, रीड कर सकते हो आप वहां से। नेक्स्ट जो आप लोगों ने आज का टॉपिक करना है दैट इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें कोई भी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, उसी में कैटेगरी में फॉल करता है कि हम लोग इससे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड explanation of an explanation by Planck's quantum theory. देखो इन तीनों इफेक्ट्स को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मानने के लिए भी हम लोगों ने क्या माना कि जो लाइट है इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। यही माना ना हम लोगों ने, ऐसे बोला ना कि यहाँ से एक पैकेट ऑफ एनर्जी आता है। वो पैकेट ऑफ एनर्जी जब यहाँ से आता है और वहां पर आके जब वो स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एटम है, और यहाँ पर हमारे पास उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। वो आकर यहाँ पर जब स्ट्राइक करता है तो यहाँ से एक पैकेट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है। ठीक है, मेरे से कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था रात को कि सर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लेके जाता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि बेटा एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही लेके जा सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जा सकता वो। ठीक है, वन फोटोन कैन ओनली टेक वन इलेक्ट्रॉन along with it whatsoever is the speed or whatsoever is the velocity of or frequency of that photon। इस फोटोन की वेलोसिटी या इस फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, ठीक है, बस न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। न्यू नॉट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस फॉलिंग फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से ज्यादा है, कितनी भी ज्यादा हो, व्हाटसोएवर इज द फ्रीक्वेंसी, फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बाहर। ये बता दिया था ना बेटा? ये क्लियर है सबको? यस सर। जितनी एक्सेस होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, जितना भी न्यू माइनस न्यू नॉट होगा वो उसकी किनेटिक एनर्जी बन जाएगी। बताया था ना? लेकिन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इसने भी जस्टिफाई किया कि उसकी हम लोग कह सकते हैं उसकी पार्टिकल लाइक नेचर को, है कि नहीं बेटा? बोलिए। और यही प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बोला था। ठीक है, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी को जस्टिफाई कर रहा है। फिर हम लोगों ने बात करा कि जब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक न्यूक्लियस, उसके अराउंड शेल्स, और शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर भी जब हम इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने पाया कि उसमें कितनी ज्यादा लाइंस आ रही है। याद है ना कितनी ज्यादा लाइंस देखी, कितनी ज्यादा सीरीज ऑफ लाइन देखी आप लोगों ने? आई बेटा सीरीज ऑफ लाइंस? So we found a series of lines in that। तो अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कैसे दी कि अगेन ये वही चीज होती है कि जहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी आएगा वो इसके ऊपर फॉल करेगा। अब उसके पास कितनी एनर्जी है, ये फॉल करने वाले के पास कितनी एनर्जी है,
जितनी एनर्जी से ये आएगा उतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उसके प्रोपोर्शनली या उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वो क्या करेगा, वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, वो हायर एनर्जी लेवल्स में जाएगा। इसके ऊपर सारे इसके हाई एनर्जी लेवल्स हैं, तो जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उसके प्रोपोर्शनली ये हायर एनर्जी लेवल्स में जाएगा। क्योंकि हायर एनर्जी लेवल इसका घर नहीं है, तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी ये सीधा एक ही झटके में रिलीज करके वापस आ जाए, यहाँ स्टेप्स में वापस आ जाए। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए। तो ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी ओमिट करेगा। अब क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में से कर रहा है, तो जो ओमिट करेगा वो भी विजिबल स्पेक्ट्रम में करेगा। ठीक है, अगेन जितनी एनर्जी ली उतनी एनर्जी दी। ठीक है, तो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ क्या ली, पैकेट्स ली। अगेन इसने क्या जस्टिफाई किया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को। इजंट इट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा समझाना है मिनट ये। मैंने क्या बताया कि जब हम लोग स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हम लोगों ने पाया कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास कितने ज्यादा स्पेक्ट्रम, एक ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसके अंदर, हाइड्रोजन के लिए अंदर। लेकिन जब स्पेक्ट्रम देखा उसमें नंबर ऑफ लाइंस देखी कि इतनी ज्यादा लाइंस कैसे आ गई। इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, लाइंस कितनी ज्यादा आई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइंस आई क्यों, ये एक्सप्लेन किया हमारे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हुई सामने रखते हुए हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका, कि जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अब लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। यही प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने कहा था ना कि ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। याद है बेटा ना? Yes, sir. और लाइट के केस में इसी क्वांटम को हम लोग फोटोन बोल रहे हैं। तो जब ये फॉल करते हैं इसके ऊपर तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है एटम के अंदर, वो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगा ये जो हमारे पास फोटोन फॉल कर रहा है या हमारे पास ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी फॉल कर रहा है उसके ऊपर। है कि नहीं बेटा? Yes, sir. जितनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उतना हाई चला जाएगा वो, यहाँ से उतने हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और जितने हायर एनर्जी लेवल में चले जाए चाहे, लेकिन अल्टीमेटली वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही आएगा। तो जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी ओमिट करेगा, और जो ओमिट करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन करेगा। है कि नहीं बेटा? Yes, sir. यस सर। तो वहां से हम लोग ये कह पाए कि यहाँ पर जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है उतनी एनर्जी ही एमिट हो रही है। क्लियर भाई लोग, समझ आ गया? यस सर। अब इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, इससे पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी के पहले, तो वो था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये सबसे सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारा ये। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आप लोगों ने करना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है कि ये पाया गया कि जो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है ना बेटा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होगी ना, आइडियल ब्लैक बॉडी होगी ना बेटा, an ideal black body is a perfect absorber and perfect emitter of radiations। ये आप लोगों ने पाया होगा इन दिनों में। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दिनों में यहाँ पर आप लोगों की कोई बाइक वगैरह लगी हुई है ना, यहाँ पर आप लोगों की कोई बाइक लगी हुई है, रोड के ऊपर आप लोगों ने कोई बाइक लगा रखी है अपनी। ठीक है, आप लोगों ने कोई बाइक वगैरह लगा रखी है रोड के ऊपर, आप लोग वहां पर जाके बैठते हैं जब बाइक के ऊपर। ठीक है, कौन कौन जाते ही रोड के ऊपर आपने बाइक लगाई 2-3 घंटे के लिए, सुबह 10 बजे गए और दोबारा 1 बजे वापस आए वहां से, और आप लोगों ने यहाँ पर कोई बाइक लगाई हुई है और उस बाइक पर आकर आप बैठते हो, तो बड़े आराम से आके बड़े मजे से बैठ जाते हो। कौन कौन बड़े मजे से आके बैठ जाता है, बताना बेटा। गर्म बहुत होती है हाँ, सर, बहुत गर्म होती है। जैसे ही आप लोग बैठते हो तो झटका लगता है ना, 440 फुट का झटका लगता है, बंदा उछल के यहाँ तक गिरता है। कई तो खड़े होके चला लेते हैं, देखा आप लोगों ने कभी किसी को चलाते हुए? Yes, sir. वो क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ज्यादातर ये जो सीट्स वगैरह होती है ना, ये ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर होता है ना, इसके कलर कई लोगों ने चेंज भी करके देखे, लेकिन चेंज करने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो कहते फिर ब्लैक ही रहने दो, कोई बात नहीं। ये जो ब्लैक बॉडीज होती है ना बेटा, दीज आर परफेक्ट एमिटर्स एंड परफेक्ट अब्जॉर्बर ऑफ ऑल द रेडिएशन। जो भी इनके ऊपर रेडिएशन फॉल करती है ना बेटा, वो सारी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप लोग देखोगे ना
आप रेगिस्तानों में जाओगे तो रेगिस्तानों में दिन बहुत गर्म होता है और रात उतनी ही ठंडी होती है, पता है आपको? Yes. कभी आप Yes, किसी sir. डेजर्ट में Yes, sir. किसी डेजर्ट में गए और अगर जाओ तो पता लगेगा कि दिन में वहां पर बहुत गर्मी होती है, लेकिन रात में वहां पर सर्दी हो जाती है, ठंड लगती है नीचे। उसका कारण होता है कि जो रेत होती है ना बेटा, वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। ठीक है। हाँ जी और जो सर. ब्लैक बॉडी ना, दे आर परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट अब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, यानी कि वो हर रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हर रेडिएशन को ओमिट भी करते हैं, हर रेडिएशन ओमिट भी करेंगे वो। ठीक है, इसीलिए उनको बोला जाता है कि दे आर आइडियल ब्लैक बॉडी। अगर कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है, उसकी ये क्वालिटी होगी कि एक आइडियल ब्लैक बॉडी क्या करेगी, वो सारी रेडिएशंस को ओमिट करेगी और सारी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब भी कर लेगी। पहले अब्सॉर्ब करेगी हर रेडिएशन को, फिर ओमिट भी करेगी। ठीक है भाई? Yes, sir. चला जाए आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कुछ बातें बताऊंगा, सिर्फ आपको सुनना है उन चीजों को, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है भाई? हम लोग क्या कहते हैं कि अ ब्लैक बॉडी absorb all radiations, a black body absorb all radiation that are incident on it, a black body absorb all radiations that are incident on it। जो भी रेडिएशन आप इसके ऊपर डालोगे वो सारी रेडिएशंस को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, they will absorb all the radiations, ठीक है, falling on it। ठीक है, जब आप लोग ऐसी किसी चीज को हीट करोगे ना, ऐसी ब्लैक बॉडी को जब आप लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशंस की फॉर्म में ही एनर्जी को क्या करेगी, एमिट करेगी। फॉर एग्जांपल आप एक आयरन रॉड पकड़ लीजिए, आप एक आयरन रॉड को गर्म करिए। जब आप किसी आयरन रॉड को गर्म करेंगे ना बेटा, व्हाट यू विल फाइंड, आप करके देख लेना, ये काम आप करके देख सकते हो। यहाँ आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा ऐसा होता हुआ कि अगर एक आयरन रॉड को पकड़ के आप लोग गर्म कर रहे हो ना, तो आयरन रॉड के ना कलर, हाँ, कलर चेंज होते रहेंगे। आयरन रॉड के जो कलर हैं वो चेंज होते रहेंगे। पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो आयरन रॉड जब आप गर्म करना उसको शुरू करोगे ना बेटा, मान लो आप किसी फर्नेस में, किसी भट्टी में उसको डाल रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका कलर चेंज होगा। पहले उसका कलर होगा लाइट सा रेड कलर, पहले उसका लाइट सा रेड कलर होगा, थोड़ा सा और आप उसको हीट करोगे तो वो उतना ही डार्क रेड होता जाएगा। ठीक है, उतना ही डार्क रेड बनता जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और रेड से रेड होता जाएगा। ठीक है, जब आप लोगों ने इसको पूरा रेड हो गया, वो सुर्ख लाल जिनको आप कहते हैं, ठीक है, पूरा रेड हो गया, आप फिर भी हीटिंग कंटिन्यू रख रहे हो ना, तो अब वो येलो हो जाएगा। अब वो जो आयरन रॉड है वो येलो कलर की नजर आने लग जाएगी आप। ठीक है, आप तब भी हीटिंग कंटिन्यू करोगे तो इट विल फाइनली इट विल देन बिकम व्हाइट। ठीक है, वो व्हाइट कलर की हो जाएगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. जो आयरन रॉड है वो व्हाइट कलर की हो जाएगी। तो जैसे वो आयरन रॉड व्हाइट कलर की हो जाएगी, पहले वो आपके पास कौन सा कलर हुआ, लाइट रेड, उसके बाद वो कलर हुआ आप लोगों के पास डार्क रेड, उसके बाद वो कलर हो गया येलो, आप लोगों ने हीटिंग कंटिन्यू रखी, वो व्हाइट हो गया, और आप लोग हीटिंग कंटिन्यू रखोगे तो इस बार वो कौन सा कलर हो जाएगा उसका, ब्लू। ठीक है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाली बात जो है ना, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं ना, ये वाली बात वेव थ्योरी के साथ नहीं जाती बेटा। नाउ दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद वेव थ्योरी। ये वाली बात वेव थ्योरी के अकॉर्डेंस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वेव थ्योरी को माना जाता तो हम लोग कहते हैं कि जो रेडिएशन है वो एज अ वेव आती है, वो एज अ वेव आती है। ठीक है, और वेव इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो एक ही कॉन्टिन्यूस वेव आ रही है, एक ही पर्टिकुलर एनर्जी की वेव आ रही है। और वो जो वेव आ रही है वो जितनी ज्यादातर फील्ड फॉल करती, उतना क्या होता है कि इसका एक ही कलर इंटेंस होता जाता है। पहले रेड हुई थी ना, तो ये रेड ही 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 रहता है, और रेड ही इंटेंस कलर बनता जाता है इसका। इसका कोई और कलर नहीं आना चाहिए था। अगर वेव थ्योरी सही होती तो लाइट एज अ वेव इसके ऊपर फॉल करती विद अ पर्टिकुलर एनर्जी और पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट ज्यादा समय तक फॉल करती रहती, तो इसका जो कलर जो था वो इंटेंस हो जाना।
बस यही होना था, कलर इंटेंस होना था। ज्यादा समय तक आप लोग इसको हीट करते, ज्यादा समय तक इसके ऊपर ये एनर्जी फॉल कराते, तो ये कलर सिर्फ इंटेंस होते जाना था। आपके पास येलो, आपके पास येलो कलर, आपके पास ब्लू कलर, आपके पास व्हाइट कलर नहीं आना था, एक ही कलर आना चाहिए। मेरी बात समझ आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक ही कलर आना चाहिए, लेकिन एक कलर नहीं आता। अब एक कलर नहीं आ रहा ना बेटा यहाँ पर, अब एक कलर नहीं आ रहा, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। अब इसकी जस्टिफिकेशन हम वेव थ्योरी से नहीं दे पाए, इसीलिए हमारे पास कौन आया, हमारे पास आई क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने इसकी जस्टिफिकेशन कैसे दी? ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसकी जस्टिफिकेशन वेव थ्योरी से क्यों नहीं दे पाए। ठीक है, समझ लग गया वो? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब कि अगर वेव थ्योरी सच होती ना, तो जो एनर्जी आप लोगों ने सप्लाई कर रहे थे, वो उसकी कलर की सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ा सकता था, कलर को चेंज नहीं करना चाहिए था उसको। कलर चेंज नहीं होना चाहिए था, कलर की सिर्फ इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ब्लैक बॉडी में तो कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चलूं आगे। Yes, sir. अब Yes, इसकी sir. एक्सप्लेनेशन दी गई प्लैंक क्वांटम थ्योरी के द्वारा। नाउ दिस टॉपिक कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेनेशन बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा आप लोगों को? उसने कहा कि हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब कि जब कोई ब्लैक बॉडी को हम लोग हीट करते हैं, इट अंडरगोज अ चेंज इन एनर्जी। जब आप लोग उसको हीट कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है बेटा। Yes, sir. ठीक है, बेटा इसमें कोई डाउट? No, sir. तो No, जब sir. हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा, है कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप लोग उसको हीट करेंगे, अगर आप लोगों ने इसको कम हीट किया, तो जो आप लोगों की एनर्जी निकले, जो एनर्जी होगी वो एनर्जी में चेंज आएगा, वो भी कम आएगा। अगर आप लोगों ने हीट कम किया, जो एनर्जी में चेंज आएगा वो भी कम आएगा, और जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एमिट होगी वो भी कम होगी। Yes, sir. कि नहीं Yes, बेटा? sir. है कि नहीं? Yes, sir. चलो आगे। अब अगर Yes. फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन चेंज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी और कलर का हम लोगों को पता है ना डायरेक्ट रिलेशन है। 300 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक डिफरेंट कलर आते हैं ना विद ग्योर, Yes, sir. कि नहीं बेटा? Yes, sir. पहली चीज, अगर आप लोगों ने हीट को चेंज किया, कम ज्यादा किया, हीट को अगर आप लोगों ने कम ज्यादा दिया, तो एनर्जी भी कम ज्यादा होगी। एनर्जी कम ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो अमिट हो रही है वो भी कम ज्यादा होगी। अगर वो कम ज्यादा होगी तो कलर भी चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो फॉल करती है 300 से 700 नैनोमीटर के बीच में, वहां पर कलर भी चेंज होता है कि नहीं? Yes, sir. इसमें कोई डाउट? देखो ना बेटा, अगर न्यू चेंज होगा तो लैम्डा भी चेंज होगा। Yes, sir. ये सारे आपस में इंटीग्रेटेड है कि नहीं? अगर आप लोग हीट चेंज डिफरेंट चेंज करोगे तो एनर्जी का चेंज आएगा, अगर एनर्जी का चेंज आया तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर भी चेंज होगी, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे। अब यहां से आप लोग इस कलर को जस्टिफाई कर सकते हो कि जो कलर चेंज आता है वो क्यों आता है, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी के जब फोटोन्स, डिफरेंट एनर्जी जब आप लोग उसको दोगे, ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जी जब आप लोग उसको दोगे तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे बाहर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट एनर्जी बाहर निकलेगा। जो बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, तो कलर भी डिफरेंट आएगा, है मेरे भाई?
भाई क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चला जाए आगे। चले Yes. मूव फॉरवर्ड बेटा। ये बात जितनी मैंने बताई उतनी समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ आता है, दैट इज अ ग्राफ बिटवीन दैट इज वेवलेंथ एंड wavelength versus intensity of radiation। तो वो ग्राफ हमारे पास क्या आता है, चलिए मैं ग्राफ को बना देता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ। बेटा जितना मैंने बताया उतना क्लियर हो गया सभी को? ये थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारा आज का। Yes, sir. इसमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा मेन टॉपिक जो आएगा वो नेक्स्ट आना है, दैट इज बोहर मॉडल। उससे पहले बस आप ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ दो कि आपको पता हो कि ये आप लोगों ने चीजें की हुई। कहीं पर सुनो, ज्यादातर अब स्कूल के टीचर्स तो ये छुड़वा देते हैं, सीधा वो बोहर मॉडल से शुरू कराते हैं। आपके स्कूल में सब कुछ करा रहे हैं? जिसके स्कूल में चैप्टर हो रहा है बेटा? नहीं सर, ये नहीं करवाया उन्होंने। क्या कराया फिर? कहाँ से शुरू किया? हमारा तो अलग सा हिसाब चलाया है उन्होंने। वो क्या मतलब? चैप्टर उन्होंने पीछे से शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये कौन है मान आत्मा? कौन सा स्कूल है ये भाई? भवंस। भवंस में कौन पढ़ाता है भाई? सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू कराया? यस सर। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s लिख रहे थे कि आप लोगों को पता है ये s क्या है, ये p क्या है, ये d क्या है? नहीं सर, मैंने तो फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, वो भी आधी, उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैंने नहीं वो बेटा अटेंड वो ही आना नहीं ही की है। क्लासेस। जब आप लोगों को यही नहीं पता ये s क्या है, ये p क्या है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझ आएगी? कैसे पता लगेगा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन Yes, क्यों आ sir. रहे हैं? ये हमें उन्होंने ऑर्गेनिक रट्टा में भी भिजवा उन्होंने ऐसे दिया था करवाया कि है। इसमें आते ही ऐसे है। अच्छा ये रट्टा करवा दिया, वाह जी वाह, महान आत्माएं हैं ये यस बेटा। सर। ऐसी आत्माओं की तो बेटा फोटो खींच के रखनी चाहिए, उनकी पूजा करो आप। हमें ऑर्गेनिक में भी उन्होंने ऐसे करवाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कूल में। यार ये बड़े बुरी बात है। ऐसा वो पता क्या करते हैं कि बस टाइम बचाते हैं कि जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाए बस। सर हम लोग स्कूल की क्लासेस ही नहीं लगाते, सही चल रहा है। ये सबसे यस अच्छा सर। करते हैं, Yes, ये sir. सबसे अच्छा confuse- तो मैं स्कूल एग्जाम्प्टेड हूँ, मैं कुछ भी लिखो, एक भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं लगाती। मैं ये भी नहीं सबसे अच्छी लगाती बात सर। है, दिमाग खराब होने से बच जाता है। और क्या, कोई अटेंडेंस का भी चक्कर नहीं है। सर स्फेरिकल है ना? क्या बोला बेटा? स्फेरिकल है ना? एस? हाँ एस स्फेरिकल बताया होता है। था वो वंश में, भवंस में बताया था? बताया था मैंने, लिखा हुआ। हरिका तो भवंस में है। हाँ जी। अच्छा भवन के पास, मेरे भवन से मेरे पास एक लड़का आया था, वो उन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि एक दिन में उनको सारा कुछ समझ आ जाएगा। मेरे को बोलते कि सर आप डेमो दोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहते सर एक दिन तो मेरे को पढ़ के पता लगेगा ना कि आप पढ़ने के मुझे पता लग जाएगा कि आप कैसे पढ़ाते हो। मैं कहा बेटा तो ऐसा कर, पिछले सारे +2 वाले बच्चे ना मेरे से कोई हजारों बच्चे पढ़ गए, उनका नंबर ले ले, उनसे पूछ ले, फिर आ जाए। ऐसे भी बच्चे आते हैं देख लो। वैसे नहीं कहते कि सर हम 2-3 दिन पढ़ ले। तो ये आया आपके पास ग्राफ। ये किस किस में ग्राफ आया है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस में, और आया आप लोगों के पास भाइयों ये वेवलेंथ लिया, और ये 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप लोगों ने ग्राफ किया, T1 और T2 में। और यहाँ पर ये T2 है जो ग्रेटर देन T1। देखो क्या पाया गया कि जो वेवलेंथ लैम्डा है ना बेटा, दिस वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द रेडिएशन वेरीज इनवर्सली एज द फ्रीक्वेंसी। ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, अगर आप लोगों को याद हो। न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा पढ़ चुके हैं ना आप लोग वेव थ्योरी में। यस यस सर। ये तो यस वेव सर। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, और न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना ऑलरेडी।
Yes, sir. याद है सभी को? Yes, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर किसी गिवन टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted increases with the increase in wavelength। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका मतलब कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, एट टेम्परेचर टी, अगर मैं किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि न्यू किसके बराबर है, सी अपॉन लैम्डा के, ठीक है। यानी कि अगर वे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब इसका मतलब कि अगर गिवन टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है ना बेटा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी अगर वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों भाई लोग, ये बात आप लोगों के फैक्ट्स में ऐड ऑन हो सकती है। देखो कि अगर टेम्परेचर कोई फिक्स टेम्परेचर है, अगर आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो ना तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक बेटा। आप Yes, लोगों ने sir. वेवलेंथ बढ़ाई तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बढ़ेगी। अब देखो ध्यान दो, ये जैसे जैसे आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे ये इंटेंसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, ठीक है बेटा, पहुंच गई बेटा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। Sir. किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, ये देखो वो वेवलेंथ है, पर्टिकुलर वेवलेंथ ये वाली, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर आप वेवलेंथ बढ़ा रहे थे, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते रहे, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पर आकर वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है बेटा। ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है ना बेटा, इस वेवलेंथ पर आके वो मैक्सिमम होगी। जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जब आप वेवलेंथ बढ़ा रहे थे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ रही थी, बढ़ते 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 हुए एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर गई, है कि नहीं बेटा, yes, sir. ठीक है। अब जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर गई, इसके बाद भी अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाते जा रहे हो ना, तो अब ये क्या हो रहा है, इंटेंसिटी कम होने लगी। अब ये इंटेंसिटी क्या होने लगी, ये कम होने लगी, ठीक है। अगर आप फिर भी वेवलेंथ बढ़ा रहे हो उस टेम्परेचर के ऊपर तो इंटेंसिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। एम आई क्लियर? यानी कि पहले इनिशियली ये बढ़ती है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद ये कम होने लग जाती है। क्लियर? Excuse me, sir. हाँ बेटा, सर अगर कम होने के बाद ही मतलब जब वो नीचे पहुंच जाती है बिल्कुल बेस लाइन तक, फिर से अगर हाँ। मतलब अगर हो रहा है तो फिर से राइज करेगी। नहीं, हम लोग एक, आप क्या कर रहे हो ना, एक स्टेज तक आप मैक्सिमम पहुंच गए थे, अब उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते, उसके बाद नीचे ही आना है। हर कोई चीज ना आप देखोगे तो एवरीथिंग गोज लाइक दिस ओनली बेटा, कि कोई भी चीज जैसे आप कोरोना ही देख लो ना, तो पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक उसकी पीक आ जाती है एक दिन, एक दिन तो पीक Yes, आनी है ना बेटा, उसके बाद वो नीचे नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। एवरीथिंग Sir, गोज but लाइक दिस ओनली। नीचे बेस तक आके फिर से इंक्रीज कर सकता है मतलब वही हाइट तक। नहीं करेंगे ना, आप वापस बेस में आएगा जब, पहली बात है बिल्कुल बेस पे आके टच नहीं करेगा वापस, जीरो को टच Okay. नहीं कर रहा है ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ जीरो को कभी टच नहीं कर रहा ना नीचे। Yes, sir. दूसरी बात है कि जब आप लोगों ने एक पीक देख ली ना, दूसरी पीक नहीं आएगी। हाँ, अगर आप फिर से ऐसा करना चाहते हो तो फिर आपको ये टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, अच्छा। अगर आप लोगों ने टेम्परेचर चेंज किया, ठीक है, ठीक है। अब अगर ठीक आप है। लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पहली चीज, दो चीजें यहाँ पर देखनी है। पहली चीज, ग्राफ सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो बदल जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर बढ़ाने Yes, से भी sir. बढ़ती है। तो अगर आप लोग गौर करोगे तो ये यहाँ पर देखो पीक चेंज होगी ना, पीक यहाँ पर आ रही है, Yes, sir. ठीक है। वेवलेंथ वही है, उसी वेवलेंथ के ऊपर जो पीक आ रही है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज्यादा है, वेवलेंथ वही है। जैसे जैसे आप लोगों ने टेम्परेचर क्रिया इंक्रीज किया एट सेम वेवलेंथ, जो आप लोगों की इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, पैटर्न सेम रहे। ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों ने हीट बढ़ाई ना, अब अगर आप लोगों ने हीट बढ़ाई तो सेम वेवलेंथ के ऊपर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन
आएगी। ठीक। और अगर आप Yes. कम कर दो टेम्परेचर, अगर आप कम टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हो, तो फिर क्या बनेगा ग्राफ? क्या ग्राफ ऐसे आएगा? इसकी भी कम आएगी। Yes, sir. ये लिख लो। अब बेक यहां पर आ गई, है कि नहीं बेटा? Yes, sir. सर जी बेटा। सर अगर ये कम हो रही है तो फिर ये 0 को क्यों नहीं टच कर रही है? इसका कोई रीजन है? बेटा हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कह सकते ना कि वो 0 हो जाएगी रेडिएशन। प्रैक्टिकली इट कांट बी सेड दैट ना, क्योंकि आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, कुछ तो एनर्जी आप लोग उसको दे ही रहे हो ना। यस सर। तो प्रैक्टिकली हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो 0 को टच कर जाएगी। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं ना बेटा, मैं एग्जांपल ले लूं आप लोगों के पास, कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये आप लोगों के पास शेल है, ये आप लोगों के पास शेल है, ये आप लोगों के पास शेल है। तो कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। हम लोग जब कहीं पर भी होने की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इट कैन बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एज वेल, कि इलेक्ट्रॉन के अराउंड न्यूक्लियस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी हो सकता है। चाहे वो पॉसिबल नहीं है, होगा तो इसके आसपास ही कहीं पर ना। क्यों बोल बेटा? यस सर। यस सर। लेकिन हम उसकी पॉसिबिलिटी को नकारते नहीं है। हम लोग उसको ये नहीं कहते कि हम 100% श्योर नहीं कहते कि वहां पर नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हाँ 99.99% इसके आस अराउंड ही होगा, लेकिन इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, हम इनकार नहीं कर सकते उसकी बात। ठीक है। यस सर। बस इसीलिए टच नहीं कराते। अब चला जाए आगे। इसमें आपको सिर्फ इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन में 2 बातों को याद रखना है, और वो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीजें याद कर लो। पहली चीज कि जो एक आइडियल ब्लैक बॉडी होगी, दैट विल बी अ परफेक्ट एमिटर एंड अब्जॉर्बर ऑफ ऑल द रेडिएशंस। एक लाइन मेरी याद रहेगी आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। An ideal black body is a perfect emitter and absorber of all the radiations. पहली चीज, an ideal black body is a perfect emitter and absorber of all the radiations. पहली चीज। दूसरी, it could not be explained by wave theory. तो हम लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। फिर हम लोगों ने क्या कहा कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो कलर्स चेंज होंगे उसके, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ, जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाओगे, इंटेंसिटी ऑफ हीट बढ़ाते जाओगे, तो उसके जो कलर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। इसका कलर पैटर्न याद कर लेना आयरन रॉड के लिए। आयरन रॉड के लिए क्या था? पहले डल रेड, फिर डार्क रेड, फिर ब्राइट रेड, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? येलो होगा, उसके बाद हम लोगों ने बोला क्या होगा? व्हाइट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने बोला क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्लियर? सर एक सेकंड ये रिपीट करना, कलर वाला क्या? डार्क रेड? मैंने बोला बेटा लाइट रेड, डल रेड लिख लो ना, डल रेड। डल रेड, डार्क रेड, डल रेड के बाद ब्राइट रेड आ गया, फिर बाद? येलो हो गया, येलो, उसके बाद व्हाइट, ब्लू। फिर ब्लू। ओके। ठीक है। और एक ये ग्राफ, बस ये ग्राफ का पैटर्न आप लोगों को आना चाहिए। सर ये कि पहले कलर्स आयरन रॉड के थे ना, जब ज्यादा आयरन रॉड के, मैंने बोला बेटा आयरन रॉड। तो पहले आप लोगों का ये ग्राफ जो चेंज हो रहा है वो पहले धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के बाद वो वापस से डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर चलिए, अब अगर ये लिंक खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा इस लिंक। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा जी। सर फिर इसका मतलब ये इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अप टू अ फिक्स टेम्परेचर ना बेटा, यहां तक तो इंक्रीज कर रहा है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद डिक्रीज कर रहा है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना था तो फिर एक स्ट्रेट लाइन आता बेटा। ओके सर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो स्ट्रेट लाइन आता ना बेटा। सर मैक्सिमम वैल्यू तक ये मतलब सेम है। हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था तो ये ग्राफ आना चाहिए था बेटा। हमेशा इंक्रीज करता है चीज। ये आ रहा है कि हमारे पास इनिशियली इंक्रीज करता है,
एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए भाई, अगर ये लिंक खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी बताता हूँ। आज आयनाइजेशन एंथैल्पी बता देंगे आप।